ये टाइम एक क्रूशियल टाइम है जहाँ पर आपके एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं। तो एक फ़ीलिंग जो है, डर की फ़ीलिंग आपके अंदर कहीं ना कहीं हो सकती है। ये डर की फ़ीलिंग को टैकल करता है और उस डर पर काबू पाने की एडवाइस देता है ये चैप्टर विलियम डगलस द्वारा लिखित डीप वाटर। हेलो देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। ये है पोएम प्रोज और मैं हूँ सरम्या सिंह। आज हम क्लास 12 इंग्लिश NCERT फ्लेमिंगो के चैप्टर 3 डीप वाटर को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। अगर हम ऑथर के बारे में जानें तो इनका जन्म 1898 में हुआ और 1980 में ये नहीं रहे। इनका जन्म मेन मिनेसोटा में हुआ था। मिनेसोटा वहाँ का एक स्टेट है, वहाँ की एक जगह है मेन, वहाँ पर ये जन्मे थे। इन्हें बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से लिया था उन्होंने उसके बाद 2 इयर्स टीचिंग करी हाई स्कूल में याकिमा में ही, और याकिमा का जिक्र इस चैप्टर में भी आता है। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो इससे थकने लग गए, उनका इंटरेस्ट नहीं था उतना यहाँ पर, और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो एक लीगल करियर यानी लॉ में अपना करियर बनाएंगे। उसके बाद वो येल जो यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर गए और उनकी मुलाकात फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से हुई, जो कि आगे चलकर अमेरिका के एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट बनने वाले थे। बाद में वो उनके ही एडवाइज़र बन गए और दोस्त तो बन ही गए। डगलस एक लीडिंग एडवोकेट थे इंडिविजुअल राइट्स के, यानी इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं उसको वो बहुत ज़्यादा डिफेंड किया करते थे अपनी लॉ की प्रैक्टिस में। 1975 में वो रिटायर हो गए और उनका जो टर्म था वो 36 इयर्स का था, और ये अमेरिकन हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट टर्म था किसी भी जस्टिस द्वारा। मैं इनके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे समझ में आया कि ये बहुत प्रोग्रेसिव थे, इनकी पॉलिटिक्स बहुत प्रोग्रेसिव थी। ऐसे कि लिखा हुआ है इंडिविजुअल राइट्स के बहुत बड़े समर्थक थे, क्योंकि कई सारे जो केसेस हैं जैसे कि अबॉर्शन लॉज और सेम सेक्स कपल्स और राइट टू प्राइवेसी, ये सब इन्होंने इसको एक फेवरेबल मोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने अबॉर्शन को कहा कि वो इलीगल नहीं होगा, उन्होंने कहा सेम सेक्स कपल्स होने में कोई दिक्कत नहीं है और प्राइवेसी भी एक ज़रूरी अधिकार है। तो अगर आप लॉ में इंटरेस्टेड हैं आगे चलकर या पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो इनके बारे में ज़रूर पढ़िए। इससे आपको पता चलेगा कि जो कोर्ट में लोग बैठते हैं उनका प्रोग्रेसिव होना कितना ज़रूरी है। आज इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो एक टुकड़ा है, एक्सर्प्ट है उनकी बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन्स का, और ये दिखाता है ये चैप्टर हमको कि जो यंग बॉय थे जब विलियम डगलस, तब वो लगभग स्विमिंग पूल में डूब गए थे। और ये एक ऐसे है, यहाँ पे लिखा हुआ एक ऐसे है, और वो इसमें बात करते हैं कि किस तरह अपना जो फ़ियर है वाटर का उन्होंने ओवरकम किया, और कोई भी फ़ियर हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उस पर जीत पा सकते हैं। और ये भी आपसे कहा गया है कि आप खासकर नोटिस करिए कि जो ऑटोबायोग्राफिकल यानी खुद की लाइफ से जो इंसिडेंट्स उन्होंने उठाए हुए हैं वो आपको कितना मदद करते हैं फ़ियर की साइकोलॉजी और फ़ियर का जो डेप्थ होती है वो इसको टैकल करते हैं। क्योंकि डीप वाटर, यहाँ पे वाटर तो डीप है ही, साथ ही डर भी डीप है। तो आइए इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं। It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. तो लेखक अपनी बात बताना शुरू करते हैं और जो घटना थी उसको बताते हैं कि वो तब हुई थी जब वो 10 या 11 साल के थे और उन्होंने स्विमिंग करना सीखना का डिसाइड किया था। उनका एक डिसीजन था कि वो स्विमिंग सीखेंगे। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि वो 10 या 11 ईयर्स ओल्ड थे। और फिर वो बोलते हैं, देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। और एक पूल था YMCA में। YMCA मतलब होता है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये एक क्लब किस्म का होता है जो कि हर जगह इनके ब्रांचेस होते हैं और पर्टिकुलर फैसिलिटीज़ ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो YMCA में एक पूल था याकिमा में, जो इसमें कि एग्जैक्टली स्विमिंग करने की अपॉर्चुनिटी मौजूद थी। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. याकिमा रिवर ट्रेचरस थी यानी धोखेबाज थी, यानी कभी भी उसका लेवल अप या डाउन होता रहता था, और ये हिदायत उनकी माँ उनको कंटिन्यूसली देती रहती थी और मेरे दिमाग में हमेशा फ्रेश रखती थी, ताज़ा रखती थी वो डिटेल्स कि जब जब लोग वहाँ पर डूबे हों। But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool.
लेकिन राइटर कहते हैं कि याकिमा रिवर भले ही धोखेबाज हो और गहरी थी हो, लेकिन जो वाईएमसीए का पूल था वो सेफ था, उसे वो सुरक्षित मानते थे, क्योंकि वो केवल कितना 2 या 3 फीट डीप था, 2 से 3 फीट डीप था, यानी बहुत कम लंबाई होती है ये। और वो भी शेलो एंड पे उसके, यानी जो शेलो एंड मतलब शेलो मतलब जो कि डीप ना हो, डीप का उल्टा होता है शेलो। तो अपने मतलब पूल के अलग अलग उसमें लेवल्स होंगे, तो शेलो वाले लेवल पर वो 2 या 3 फीट का था और 9 फीट डीप था दूसरे में, यानी जो डीप था वो कितना डीप था, 9 था, मैक्सिमम वो 9 हो सकता था और मिनिमम 2 या 3 फीट का था, तो बहुत ज़्यादा नहीं था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और ये भी मतलब 3 से उसे सीधे 9 पे पहुंचना भी ग्रेजुअली होता था। ये नहीं कि अचानक से पूल है वो 3 फीट का है, आप 2 कदम बढ़ाएंगे अचानक से 9 फीट का हो जाएगा, नहीं, वो धीरे धीरे करके अगर स्लांटेड उसका सरफेस होगा तो वो धीरे धीरे कर 9 फीट का होता था, तो बहुत खतरे की बात नहीं थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। आई हेटेड टू वॉक naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. तो राइटर बोलते हैं कि मुझे उसमें जाना, उस तक चलकर जाना, मतलब बिना किन्हीं कपड़ों के नेकेड पसंद नहीं था। और क्यों नहीं था? क्योंकि मेरे जो स्किनी लेग्स थे, मेरे जो पतले पतले लेग्स थे, वो दिखने लग जाते थे और मुझे शर्म आती थी। लेकिन फिर भी मैंने जो मेरा प्राइड था, यानी जो ईगो होता है इंसान का, कॉन्शियसनेस होती है खुद की, उसको उन्होंने दबा लिया और वो गए वहाँ तक। राइटर बोलते हैं, From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. वो कहते हैं कि शुरू से ही मुझे वाटर से एक डर था। एवर्जन मतलब नापसंद होना या दूर भागना किसी चीज़ से। तो पानी से वो दूर भागते थे जब वो उसमें होते थे, यानी उन्हें अच्छा नहीं लगता था पानी में होना। अब वो और पहले जाकर बताते हैं कि ये जो पानी का डर था उनका, वो कब शुरू हुआ। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। ये सब तब शुरू हुआ जब वो 3 या 4 साल के थे और उनके पिता उनको एक बीच पर, यानी एक समुद्री तट पर ले गए थे कैलिफोर्निया में। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। तो राइटर की बात से हमें पता चलता है कि कितनी छोटी छोटी बातें कभी कितने गहरे डरों के बीच हमारे मन में बो देती हैं। तो वो कहते हैं कि वो, यानी मेरे पिता और मैं, खड़े हुए थे सर्फ पे। अब सर्फ का क्या मतलब होता है? आपने अगर समुद्र को कभी देखा है या फिल्म और टेलीविज़न पे भी देखा है, तो समुद्र जब आता है लहराता हुआ तट से, जब वो मिलता है, तो जो वो लाइन होती है पानी की, और वो बड़ा झाग झाग सा बन जाता है, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे वो मिल रहा होता है और जो लहरें तट तक आ रही होती हैं, उन लहरों को सर्फ कहा जाता है। सर्फ मतलब झाग वाली वो लाइन, लकीर जो समुद्र की वेव से बनती है। अब यहाँ इसीलिए जो एक डिटर्जेंट है उसका नाम है सर्फ एक्सेल, क्योंकि झाग से मतलब होता है उसका। तो उस पर्टिकुलर उन वेव्स पर वो लोग खड़े हुए थे, यानी तट पर ही खड़े हुए थे, और समुद्र की लहरें उनके पैरों पर आ जा रही होंगी। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। मैं उनसे मतलब पकड़ा हुआ था, उनको, मेरे पापा को एक तरीके से पकड़ा हुआ था और एक तरह से बैलेंस बना रहा था उनको पकड़ के। फिर भी जो वेव्स थी, लहरें थी, उन्होंने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से होकर जाने लगी। तो फिर वो बोलते हैं, आई वॉज बरीड इन वाटर, माई ब्रेथ वॉज गॉन, आई वॉज फ्राइटेंड, फादर लाफ्ड, बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। तो यहाँ पर क्या उन्होंने बताया कि जब वो गिर गए और वेव्स उनके ऊपर से जाने लगी, तब उन्हें लगा कि वो वाटर के नीचे दफन हो गए हैं, बेरी हो गए हैं, और उनकी जो ब्रेथ है, यानी सांस है, वो जाने लग गई है, यानी वो सांस नहीं ले पा रहे, वो डर चुके थे। यहाँ पे आपको इमोशंस जो हैं राइटर के, वो पता चलते हैं कि फ्राइटन थे, वो सांस नहीं ले पा रहे थे, दबे हुए थे। और जो उनके पिता थे वो तो हंसे, क्योंकि वो तो बड़े थे, उन्हें ज़्यादा नॉर्मल सी बात थी, बच्चा गिर गया और थोड़ी सी वेव्स उसके ऊपर से चली गई। लेकिन जो बच्चा है उसके दिमाग में क्या हुआ, उसके हार्ट में क्या हुआ, टेरर की फीलिंग, बहुत ज़्यादा आतंक की जो फीलिंग होती है वो अंदर तक घर कर गई, क्योंकि वेव्स इतनी पावरफुल लगी उन्हें और इतनी पावरिंग लगी कि इनके आगे तो मैं टिक ही नहीं सकता। ये बात कहीं ना कहीं उनके मन में बैठ गई। तो यहाँ पर हमें जो सीड होती है डर की, वो पता चलती है कि डर कैसे हमारे मन में घर कर जाता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में वो बताते हैं, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA पूल, स्विमिंग पूल, रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स। उन्होंने कहा कि मेरा जो इंट्रोडक्शन था, यानी परिचय था YMCA पूल से, उसने फिर से उन पुरानी और बुरी यादों को ज़िंदा कर दिया मेरे दिमाग के अंदर। और जो मेरे चाइल्डिश, यानी जब मैं बहुत ही छोटा था, 3-4 साल से जो मेरे अंदर फियर्स थे, डर थे, उनको फिर से स्टर कर दिया, यानी हिला दिया। जब हम चम्मच से किसी चीज़ को हिला देते हैं तो वो फिर से उसमें मूवमेंट आ जाता है ना, वैसे ही उस जो YMCA पूल की जब वो गए उसके पास,
तब अचानक से उनको वही डर याद आने लगे। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। I paddled with my water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. और उन्होंने कहा लेकिन फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ी देर में, भले ही मैं डरा हुआ था। और फिर जो मेरे वाटर विंग्स जो वो पहने हुए थे पहले से, उससे उन्होंने पैडलिंग करना शुरू किया और मैं दूसरे बच्चों को पैर चलाना पानी में शुरू किया। और जो दूसरे बॉयज़ थे, लड़के थे, उनको वो देखकर उनको कॉपी कर कर सीख रहे थे स्विमिंग करना। एपिंग का मतलब होता है कॉपी करना। तो यहाँ पे दिखता है कि वो कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि वो वाटर के उस डर को याद ना करें और पूरा सीखने की कोशिश कर रहे हैं स्विमिंग। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. और उन्होंने 2 या 3 दिन, कई सारे नंबर्स आएंगे इस पूरे चैप्टर में कि पहले था कि 10 या 11 साल का था, फिर 3 या 4 साल का था, और अब है 2 या 3 times और डिफरेंट डेज़ पे उन्होंने प्रैक्टिस किया। और फिर उन्हें धीरे धीरे वो सहज हो रहे थे, उन्हें लग रहा था कि हाँ, मैं वाटर के संग अब कंफर्टेबल हो रहा हूँ। लेकिन फिर वहाँ पर एक मिस एडवेंचर हुआ। यहाँ पर एक अचानक से ट्विस्ट आता है कहानी में और हमें पता चलता है कि सब कुछ अच्छा नहीं होने वाला था। आई वेंट टू द पूल when no one else was there. The place was quiet, the water was still and the tiled bottom was as white and clean as a butter. अब वो बताना शुरू करते हैं कि मैं पूल में गया जब कोई भी आसपास नहीं था। तो यहीं से खतरे की घंटी हमको समझ में आ रही है कि कुछ होने वाला है। द प्लेस वॉज क्वाइट, बिल्कुल शांत थी उस टाइम वो जगह। पानी बिल्कुल स्टिल था, स्थिर था। और जो टाइल यानी टाइल्स लगे होते हैं ना, जो स्विमिंग पूल का बॉटम होता है उसमें, तो वो बिल्कुल सफ़ेद था, यानी बिल्कुल क्लीन था। जैसे कि एक बाथटब होता है, घर वाला बाथटब होता है, वैसे ही वो स्विमिंग पूल बिल्कुल क्लीन, क्लियर और वाइट था। I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. अब बातें जो राइटर है वो कहीं ना कहीं अभी भी वाटर के डर को कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चलता है वो उनके साथ। तो वो उससे टिमिड थे, उसके बारे में, यानी डरे हुए थे। टिमिड मतलब थोड़ा डरा होना, थोड़ा शाय होना किसी चीज़ के बारे में। तो वो अकेले नहीं जाना चाहते थे। और फिर वो क्या किया, उन्होंने बैठ गए, वो साइड ऑफ द पूल में बैठ गए ताकि वो दूसरों का इंतज़ार कर सके। यानी यहाँ पे बिल्कुल जो हमारे राइटर वो बिल्कुल लापरवाह नहीं है, उन्हें पता है कहीं ना कहीं कि वो डरे हुए हैं, तो वो कुछ भी ओवर कॉन्फिडेंट वाला मूव नहीं कर रहे हैं। तो इससे फिर हम सोचते हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हुआ अचानक से। आई हैड नॉट बिन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 years old। यहाँ पर जब वो बहुत देर तक नहीं बैठे रहे होंगे, थोड़ा ही टाइम हुआ था उन्हें बैठे, तभी एक बड़ा सा लड़का आता है, यानी खूब मतलब मुश्तंडा टाइप का एक लड़का था जो कि 18 साल का था। और इस टाइम जो हमारे राइटर हैं वो केवल 10 या 11 साल के हैं। तो यानी काफ़ी एज डिफरेंस, काफ़ी बड़ा लड़का आता है उनके पास। और उस लड़के को ब्रूज़र कहा गया है। ब्रूज़र वर्ड उसके लिए यूज़ किया गया है। ब्रूज़र का मतलब होता है जो बहुत एग्रेसिव हो, लड़ने को तैयार हो। तो बड़ा ही अग्रेसिव सा लड़का आता है और उसके थिक हेयर थे चेस्ट पर। उसका डिस्क्रिप्शन है कि उसके चेस्ट पे बड़े घने घने बाल थे। He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi skinny, how do you like to be ducked?" और अब वो आता है और वो बड़ा ही, उसकी जो शरीर था वो बहुत सुंदर था, बड़ा गठा हुआ शरीर था उसका, और ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन था, यानी नमूना उसका जो शरीर था, बड़ी ही सुंदर शरीर का वो एक नमूना था। उसमें उसके पास लेग्स और जो आर्म्स थे उनमें मसल्स थी, रिपलिंग मसल्स। रिपलिंग जो होती है ना, फूट फूट कर जो निकलती है मसल्स, वैसे थे। और वो चिल्लाते हुए आता है और बोलता है, हाई स्किनी, यानी हाय पतले लड़के, तुम्हें डूबना कैसा, डग यहाँ पे मतलब है डूबना कैसा लगेगा। अचानक से ये क्या हुआ। विद दैट ही पिक्ड मी अप and tossed me into the deep end, and I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. अब अचानक से क्या होता है, उसने मुझे उठाया और ऐसे उछाल कर, जो डीप एंड था, डीप एंड कितना था इस स्विमिंग पूल का, 9 फीट, 9 फीट का जो डीप एंड था, उसमें उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को, जो कि कितना फीट का होगा, 4 फीट का होगा, 10-11 साल, 4 फीट का होगा, 5 फीट का होगा बच्चा, वो उसे डाल दिया। वो सिटिंग पोजीशन में ही अंदर चले गए, यानी उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या। उनके मुंह में वाटर चला गया, वाटर निगल लिया, स्वॉलो कर लिया उन्होंने, और फिर सीधे वो बॉटम, यानी बिल्कुल जो तली थी उसकी, बॉटम यानी कि जो बिल्कुल स्विमिंग पूल का सरफेस था, उसको टच कर लिया उन्होंने। आई वॉज फ्राइटेंड, और जो फीलिंग थी वो किसकी थी, फियर की, क्योंकि राइटर बोलते हैं आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। और अगर आप उस बच्चे की जगह खुद को इमेजिन करें तो आपको भी बहुत डर लग जाएगा कि अचानक से क्या हुआ।
लेकिन इतना भी डरा हुआ नहीं था कि मैं अपनी सुध-बुध भूल जाऊँ, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, यानी सुध-बुध नहीं भूले थे, उन्हें होश था कि क्या हो रहा है उनके साथ। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, व्हेन माई लेग हिट द बॉटम I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and pedal to the edge of the pool. अब जल्दी जल्दी हमारे दिमाग बड़ा जल्दी फास्ट काम करता है, तो उतनी ही देर में उन्होंने एक प्लान बना लिया कि जब मैं वो बॉटम की तरफ जा रहे थे और जब मैं बॉटम को हिट करूँगा, जब मेरे पैर बॉटम से लगेंगे, तब मैं एक ज़ोर से, क्योंकि हम जब बॉटम में गिरते हैं कहीं पे तब वहीं से जंप लगाते हैं ना, तो मैं भी एक उछाल भरूंगा और सरफेस, जो वाटर का ऊपर वाला सरफेस है, यानी वाटर का जो पानी का सरफेस है, उस पर आ जाऊंगा और फिर मैं जल्दी से आके लेट जाऊंगा, क्योंकि स्विमिंग तो अभी आती नहीं थी उनको। लेट जाऊंगा और पैडल करते करते, क्योंकि पैडलिंग की अभी उन्हें प्रैक्टिस थी, वो एज ऑफ द पूल पे पहुंच जाएंगे, यानी पूल के किनारे पर पहुंच जाएंगे। ये प्लान था उनका। अब देखते हैं क्या होता है। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet were more than 90, and before I touched bottom my lungs were ready to burst. उन्होंने कहा कि बहुत लंबा रास्ता लगा, जब तक मैं पहुंच रहा था, भले ही वो 9 feet थे लेकिन वो 90 जैसे लग रहे थे, और जब तक वो बॉटम को टच करते, वो उनकी जो लंग्स थी उनमें पूरी तरह पानी भर चुका था उनके फेफड़ों में, और ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी फट जाएंगे। लेकिन जब उनके फीट ने बॉटम को हिट किया, जब उनके फीट ने बॉटम को हिट किया, तब उन्होंने अपनी सारी स्ट्रेंथ को मिला लिया, यानी पूरी अपनी शक्ति लगा ली, एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉक। लेकिन जब उन्होंने अपने फीट को हिट किया बॉटम पे, तब उन्होंने सारी शक्ति लगाई और उन्हें लगा कि उन्होंने वहाँ से एक बहुत बढ़िया स्प्रिंग, यानी उछाल भरा ऊपर की ओर, अपवर्ड्स लिखा हुआ है यानी ऊपर की ओर। तो पहला उनका जो पहला यहाँ पर प्लान का एग्जीक्यूशन दिख रहा है। उन्होंने कहा था ना कि मैं जंप लगाऊंगा, तो जैसे ही फीट उनके टच हुए वैसे ही उन्होंने एक बढ़िया, उनके हिसाब से जो एक बढ़िया उछाल था वो भरा। आई इमेजिन आई वुड बॉप, फिर और उन्होंने ये उछाल भरते भरते ये कल्पना कर ली थी कि ऊपर सीधे मैं सरफेस को ही जाने वाला हूँ, एक कॉर्क। तो कॉर्क जो होता है वो बॉटल्स को बंद करने के लिए एक ढक्कन जैसा होता है, ढक्कन नहीं होता प्रॉपर, फंसा दिया जाता है, जब उसको पानी के ऊपर डालते हैं तब वो तैरता रहता है। तो जो राइटर है उन्होंने भी यही सोचा कि जब मैं ऊपर ऐसे जाऊंगा तो कॉर्क की तरह तैरने लग जाऊंगा सरफेस के ऊपर। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, आई ओपनड माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंस्टेड यानी इसके बजाय क्या हुआ, वो ऊपर आए, बड़े बड़े जल्दी कॉर्क की तरह ऊपर नहीं आए, बड़े धीरे धीरे आए, और उन्होंने अपनी आंखें खोली और उन्हें केवल पानी के कुछ नहीं दिखा, पानी के अलावा कुछ नहीं दिखा। और ऐसा पानी था वो जिसमें कि एक डर्टी येलो टिंज थी, यानी क्योंकि पानी क्लोरीन वगैरह डाला जाता है स्विमिंग पूल के पानी में, तो एक डर्टी येलो कलर्स का वो पानी था, और टिंज मतलब एक टच होना थोड़ा सा उसमें। आई ग्रू पैनिकी, आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। और अब वो दिक्कत होने लग गई, उनको पैनिक होने लग गया, पैनिक करने लग गए वो। ठीक है, अब इसका पूरा का प्रोसेस देखिए। कुछ कितने ही देर के लिए वो गिरे होंगे, मुश्किल से 5 मिनट के लिए, लेकिन उस देर में उन्होंने क्या क्या सोच लिया, किस तरह से डर उनको पूरा कैप्चर कर गया था, इसका डिस्क्रिप्शन बड़ा अच्छा है। और फिर उन्होंने अपने हाथ ऐसे ऐसे चलाने शुरू किए जैसे कि वो एक रोप, एक रस्सी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन उनके हाथ में केवल क्या आया, पानी। I was suffocating. I tried to yell, but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. अब उन्हें घुटन हो रही थी, सफोकेशन हो रहा था। उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आई, और उनकी जो आइज़ थी और जो नोज़ थी वो तो बाहर आई वाटर के, लेकिन उनका जो माउथ था वो नहीं आया, यानी आइज़ और नोज़ तो बाहर आई, लेकिन उनकी आइज़ और नोज़ वापस बाहर आई वाटर में, लेकिन माउथ नहीं आया। यहाँ पे याद रखना, माउथ नहीं आया था वह बाहर, आइज़ और नोज़ आए थे। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. अब उन्होंने अपने सरफेस पे वाटर के उन्होंने फ्लेल किया, यानी हाथ पैर चलाना बड़ा ज़ोर ज़ोर से ऐसे फटकारना शुरू कर दिया, और उनके मुंह में बहुत सारा पानी भर गया और वो चोक करने लग गए, यानी कि उनकी जो सांस थी वो नहीं आ रही थी, रुंधने लग गई थी। उन्होंने जो उनके पैर थे
उनको ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे हो गए थे जैसे कि उनमें जान ही ना हो, और डेड वेट्स जैसे लग रहे थे वो। पैरालाइज्ड यानी उन्हें जैसे लकवा मार गया हो, और रिजिड यानी अपनी जगह पर, जैसे ह्यूमन लेग्स कैसे होते हैं, उसमें जॉइंट्स होते हैं, इधर से उधर वो मूव कर सकते हैं, लेकिन उनके लेग्स उनको बिल्कुल रिजिड लग रहे थे, बिल्कुल अपनी जगह, जैसे जैसे पत्थर या फिर जो लकड़ी होती है वैसे लग रहे थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ट मी। एक ग्रेट फोर्स उन्हें नीचे खींच रही थी, यदि बहुत ज़ोर की ताकत जो थी वाटर की वो उन्हें नीचे खींच रही थी। उन्होंने चिल्लाया, लेकिन केवल वाटर ही ऐसा लगता था मानो उन्हें सुन रहा हो। तो एक तरीके से जो उनका फियर था, वाटर वो असल में भी वाटर में है, और जो उनके फियर है उससे घिरे हुए हैं। वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन केवल उनका फियर ही वापस आ रहा है लौट कर उन तक। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम टू द पूल। और उन्होंने फिर से जो पूल के जो बॉटम है उसकी तरफ जाना शुरू कर दिया। जो बड़ी सी जर्नी थी, इसमें पहुंचने में बड़ा टाइम लग रहा था उनको, पहली बार फिर से जाना शुरू किया, यानी अगेन वो बॉटम की तरफ जाने लग गए। ठीक है। I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. और जब वो नीचे जा रहे थे तब उन्होंने वाटर पे हाथ पैर चलाए, स्ट्रक यानी उसे मारने की, ऐसा होता है ना, हाथ पैर चलाने की कोशिश की वाटर में, और वो एक्सपेंड करना चाहते थे अपनी स्ट्रेंथ को, यानी एक्सपेंड यहाँ पे मतलब है कि दूर तक पहुँचाना चाहते थे। जैसे हम कोई बुरा सपना, यानी नाइटमेयर जब हमको आता है, यानी बुरा सपना कोई आता है, तब हम क्या करते हैं, एक कोई इरेजिस्टिबल फोर्स होती है, यानी बहुत ज़ोर की हमें ताकत, ऐसा लगता है ना खींच रही है कोई बुरे सपने में, तो उसको करने के लिए हम हाथ पैर चलाने लग जाते हैं, लेकिन वो ताकत हमारे कभी हाथ नहीं आती। वैसे ही उस वाटर में भी वो हाथ पैर चला रहे हैं, इधर उधर मार रहे हैं, लेकिन वो वाटर को कुछ भी नहीं हो रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, माई लंग्स एक्ड, माई हेड थ्रॉप्ड, आई वॉज गेटिंग डिजी। और उन्होंने अपनी सारी सांस गंवा दी इस सब में, क्योंकि उन्होंने इतनी फोर्स स्पेंड करती थी हाथ पैर चलाने में। उनके जो लंग्स थे उनमें दर्द हो रहा था, यानी फेफड़ों में उनके दर्द होने लग गया था, क्योंकि पूरी तरह पानी भर गया था, सांस थी नहीं। और उनके जो हेड था वो थ्रॉप कर रहा था, यानी होता है ना दर्द के मारे, जब बुरी तरीके से उसमें उतना कल्ला जाता है, जब सर बुरी तरीके से, जब उसमें दर्द हो रहा हो, उसमें ऐसे 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 कोई पॉइंट आउट बार बार कर रहा हो ऐसे। और आई वॉज गेटिंग डिजी, यानी वो बेहोश फील कर रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सर्फेस। लेकिन फिर से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी तो थी, यानी पूरी तरह वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। उनकी जो स्ट्रैटेजी थी पहले वाली, कि वो पूल की तरफ जाएंगे, बॉटम की तरफ, उससे फिर छलांग मारेंगे आगे, है ना। और किस तरह ऊपर आना था उनको, एक कॉर्क की तरह, ठीक है, सरफेस पे। तो वो फिर से, यानी सेकेंड टाइम इस चीज़ को ट्राई करते हैं। हमको याद रखना होगा कि फर्स्ट टाइम करते हैं, फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं। I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. कहते हैं कि मैं वाटर पर फ्लैट ऐसे लेट जाऊंगा, फिर यही स्ट्रैटेजी है। फिर से ऊपर, जब ऊपर आऊँगा तब उसके ऊपर लेट जाऊँगा और अपने आर्म से स्ट्राइक करूँगा, इधर उधर हाथ पैर चलाऊँगा, यानी अपने आर्म्स केवल चलाऊँगा, और थ्रेश माई लेग्स, और फिर लेग्स को भी ऐसे चलाऊँगा। थ्रेश मतलब ज़ोर से मारना, है ना। तो वो जब वैसे मूवमेंट करेंगे तब वो उनके हिसाब से एज पे पहुँच जाएंगे पूल के, यानी पूल के किनारे पर वो पहुँच जाएंगे। वो फिर से ये प्लान करते हैं। फिर क्या होता है, आई वेंट डाउन एंडलेसली। I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. और लेकिन फिर वो नीचे जाते हैं एंडलेसली। ऐसा लग रहा था कि इस जर्नी का, इस नीचे जाने का जो सफ़र है उसका कोई अंत ही नहीं है, इतना लंबा लग रहा था। वो 9 फीट केवल उन्हें। और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तब उन्हें क्या दिखा, वाटर। फिर से वही वाटर, वही येलो ग्लो वाला, एक पीली सी जो चमक थी उस वाटर में, टिंच था, वो वाटर दिखा। और डार्क वाटर था, और डार्क वाटर ऐसे कि वो इतने डर गए थे अंदर तक, और वाटर ने उन्हें इस तरह घेर लिया था, उनको फिजिकली भी घेर लिया है वाटर ने, और उनके दिमाग को भी, उनके सोचने समझने की शक्ति, उनकी हिम्मत को भी वाटर ने हर तरीके से घेर लिया है। और इस तरह वो एक डार्क वाटर लग रहा था, इसके आर पार वो देख ही नहीं सकते थे, यानी वो एक तरीके से होपलेसनेस की तरफ जा रहे हैं। And then sheer, stark terror seized me. Terror that knows no understanding. Terror that knows no control. Terror that no one can understand who has not experienced it. अब कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, केवल जो स्टार्क टेरर था, शियर स्टार्क, यानी बिल्कुल जो प्योर केवल टेरर, यानी आतंक ने मुझे घेर लिया। सीज मतलब घेर लिया, पूरी तरह से मुझ पे अपनी जकड़ बना ली। और वो आतंक को वो डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे, टेरर का जो नेचर है वो बड़े ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जो कि किसी समझ को नहीं जानता। हम ह्यूमन बींग्स क्यों हैं, क्योंकि हम अंडरस्टैंड करने की शक्ति रखते हैं, हम चीज़ों को समझ सकते हैं, उनको अच्छे से समझ सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन
टेरर ये जानता ही नहीं है। जब हमारे ऊपर टेरर हावी होता है तो हमारी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है और कोई भी कंट्रोल नहीं होता हमारे टेरर को। जो असल में जब हम फियर में होते हैं तब हम केवल फियर में ही होते हैं, उस पर हमारा जो काबू है वो नहीं होता। और ऐसा टेरर जो कि कोई और अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, कोई और नहीं समझ सकता, जिसने उसे कभी खुद एक्सपीरियंस ना किया हो। अगर आपने असल में आप कभी किसी चीज़ से डरे हैं अपनी लाइफ में तो आप विलियम डगलस हमारे राइटर के साथ ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे बजाय उन लोगों के जो उतना उस लेवल पर नहीं डरे हैं। आई वॉज shaking अंडर वाटर, आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विद फियर, इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन। वो कहते हैं मैं वाटर के अंदर चिल्ला रहा था। एक बच्चा है जो कि वाटर के अंदर है, पूरी तरह से डूबा हुआ है, उसे स्विमिंग नहीं आती और वो चिल्लाए जा रहा है। वो पैरालाइज्ड हो चुके थे, उन्हें लग रहा था कि अब वो हाथ पैर चलाने के लायक नहीं बचे, उनकी बॉडी वर्क नहीं कर पा रही है, ऐसे कि पैरालिसिस में होता है। और वाटर के अंदर उन्हें ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह सब कुछ स्टिफ है, यानी बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो सकता, रिजिड है, यानी वहीं के वहीं, मतलब लैक ऑफ मूवमेंट है। क्योंकि फियर उन्होंने इतनी क्योंकि फियर की वजह से वो इतने ज़्यादा, मतलब कुछ अब बचा नहीं था उनके पास करने के लिए। केवल उनके मन में एक इमोशन था, वो था फियर का। और जो स्क्रीम्स थी, यानी चिल्लाहटें होती हैं उनकी जो थ्रोट में, गले के अंदर, वो ऐसा लग रहा था जम गई हो, वो भी कहीं जा नहीं रही, वो भी ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। केवल मेरा जो हार्ट था, यानी कि दिल था, वो धड़क रहा था, और जो मेरे हेड में, मेरे सर में पाउंडिंग, यानी उसमें भी जो आवाज़ हो रही थी, वो उसी से मुझे पता चल रहा था कि मैं ज़िंदा हूँ। And then, in the midst of the terror, came a touch of reason. I was remembered to jump when I hit the bottom. At last, I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. लेकिन इस टेरर के बीच में, इस पूरे फियर के बीच में भी एक रीज़न का टच, यानी थोड़ी सी सोचने समझने की शक्ति उनकी वापस आई। और उन्होंने सोचा कि जब वो बॉटम को हिट करेंगे तब उन्हें याद रखना है कि उन्हें जंप करना है ऊपर। और अंत में उन्होंने टाइल्स को महसूस किया। लेकिन इस डर और आतंक के बीच एक रीज़न का टच, यानी सोचने समझने की शक्ति हल्की सी उनके पास फिर से आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। उन्होंने सोचा कि जब मैं बॉटम को, यानी जो तला था, उसको टच करूँगा तब मैं जंप करूँगा ऊपर की तरफ, यानी कूदूँगा। और अंत में मैंने फील किया कि जो टाइल्स थी, यानी जो सरफेस था नीचे, वो मुझे टच किया। मेरी जो टोज थी रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। और जो मेरे, मतलब पैरों की जो उंगलियां होती हैं, टोज थी, अंगूठे, पैरों की जो उंगलियां होती हैं, उन्होंने ऐसे मूवमेंट किया जैसे कि वो उस बाथरूम के जो टाइल्स के फ्लोर है उसे पकड़ना चाहती हूँ। हालांकि पैर से हम, मुश्किल होता है पकड़ना चीज़ों को, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा मूवमेंट किया और फिर उन्होंने जंप किया। जितना भी दम हो सकता था सबके पास, जितनी उनमें एबिलिटी थी, सबके साथ उन्होंने जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर. A mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. लेकिन जब वो कूदे तब भी कुछ भी नहीं हुआ। वाटर जो था वो भी उनके अभी भी आसपास ही था। उन्होंने देखना चाहा कि कहीं कोई रस्सी हो, कोई सीढ़ी हो या फिर वाटर विंग्स ही हो, लेकिन कुछ भी नहीं था सिवाय वाटर के। केवल वाटर, यानी पानी ने उन्हें घेर लिया था। तो हम पूरी पिक्चर इमेजिन कर सकते हैं कि एक बच्चा है छोटा सा, और उसको वाटर ने हर तरह से घेर लिया है। ना वो कुछ बोल पा रहा है, ना समझ पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। येलो वाटर के एक बहुत बड़े मास ने उन्हें घेर लिया था। केवल जो प्योर टेरर, स्टार्क टेरर होता है, उसने और बुरी तरह से उन्हें इस पर कर लिया था। और जैसे कि एक जो इलेक्ट्रिसिटी, कोई शॉक लगता है ना हमें जब करंट लग जाता है, वैसे। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट. माई आर्म्स वुडंट मूव, माई लेग्स वुडंट मूव. आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर. नथिंग हैपन. और फिर उन्होंने थोड़ा हिले वो, और ट्रेम्बल यानी थोड़ा सा खुद को काँपना। किससे? डर से काँप गए, हिल रहे थे वो। उनकी आर्म्स नहीं चल रही थी, उनके पैर नहीं चल रहे थे, हाथ पैर उन्होंने चलना बंद कर दिया था। और उन्होंने हेल्प के लिए बोलना शुरू किया, यानी कोशिश करी ऐसा करने की, और खासकर अपनी माँ को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि जब हम डरे होते हैं तो हमको मदर ही याद आती है, माँ ही याद आती हैं। तो उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। And then, strangely, there was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. लेकिन अचानक से उन्हें रोशनी दिखी, यानी ऊपर की तरफ वो जा रहे थे, और वो उस येलो वाटर, अब उन्होंने देखा कि रोशनी थी। इतने डरे हुए थे वो, लेकिन एक रोशनी आई, और ऐसा लगा कि वो इस येलो गंदे वाटर से बाहर आ भी रहे हैं। उनकी आइज़ बाहर आ चुकी थी, और लगभग नाक बाहर आ चुकी थी। यानी वो जंप जो उन्होंने कोशिश करी थी वो पूरी तरह फेल नहीं हुई थी, लेकिन पूरी तरह वो निकल भी नहीं पाए उससे।
फिर क्या होता है, क्या वो गिव अप करते हैं? नहीं. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम. आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट. उसके बाद उन्होंने तीसरी बार काम करना शुरू किया और उन्होंने एयर को अपने अंदर, मतलब होता है ना एयर भरनी चाहिए सांस लेकर, लेकिन क्या आया अंदर? केवल वाटर, पानी ही आया. और येलोइश लाइट अब जा रही थी, मतलब जो वो थोड़ा ऊपर आए थे वो भी अब नहीं हो रहा था, वो भी फेड हो रहा था. Then all effort ceased. I relaxed. Even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. It wiped out fear. It wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful, nothing to be afraid of. अब बहुत ही अलग तरह का इमोशन. अभी तक टेरर था, कोशिश थी, उसमें फ़ेल हो जाना था, फिर से एक कोशिश थी, फिर डर था. लेकिन इस बार की जो फीलिंग थी, इस बार फेल होने की जो फीलिंग थी, क्योंकि जब उन्होंने कोशिश तो की लेकिन उन्होंने एयर को सक करना चाहा, लेकिन क्या हुआ? केवल वाटर ही आया था उनके हिस्से में. तो अब उन्होंने सारा एफर्ट बंद कर दिया. एफर्ट सीज्ड मतलब बंद कर दिया, और रिलैक्स हो गए वो. और यानी अब उनमें दम नहीं बची थी, और उनके लेग्स जो थे वो ऐसे फील हो रहे थे कि उनमें भी कोई दम ना हो. लिम्प मतलब होता है जब लेग्स ढंग से काम नहीं करते, उसमें कोई जान ना हो. और एक ब्लैकनेस, एक अंधेरा उनके पूरे ब्रेन पर, पूरे दिमाग पर छा गया. और उसने फियर को तो हटा दिया, वाइप्ड आउट कर दिया, लेकिन और टेरर को भी हटा दिया. लेकिन उसने जो फीलिंग थी, जो ये ब्लैकनेस थी, इसने क्या किया? फियर को हटा दिया, वाइप आउट कर दिया, टेरर को हटा दिया, और कोई भी पैनिक नहीं था अब. और अब ऐसा फील हो रहा था सब कुछ क्वाइट एंड पीसफुल. सब कुछ बहुत शांत लग रहा था और बहुत पीसफुल लग रहा था, और किसी भी चीज़ से अब डर नहीं था. और वो बोलते हैं, दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, टू टायर्ड टू जम्प. It's nice to be carried gently, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. अब वो बोलते हैं, This is nice to be drowsy, to go to sleep, no need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. अब देखिए इस पूरे पैराग्राफ में कितने डॉट डॉट डॉट्स हैं, इन्हें एलिप्सिस बोलते हैं. और जब आप ये दिखाने की कोशिश कर रहा हो राइटर कि जब राइटर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि जो थॉट है वो धीरे धीरे उसमें मतलब गैप्स आ रहे हैं, दिमाग ढंग से एक लय में काम नहीं कर रहा, बहुत अजीब सा ड्राउजी सा फील भी होने को दिखाते हैं ये डॉट्स. तो अब वो जो राइटर है वो बोल रहे हैं ये अच्छा है, दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, यानी बहुत नींद में होना, सोने को चले जाना, और कूदने की कोई ज़रूरत ना होना, और कूदने के लिए बहुत ज़्यादा थके हुए होना. ये बहुत नाइस फीलिंग है, क्योंकि हमेशा हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन ये वाली जो फीलिंग है ये नाइस है, ये फियर नहीं है इसमें, ये अलग ही कुछ फीलिंग है. और ये भी अच्छा है कि धीरे धीरे कोई तुम्हें कैरी करके ले जा रहा है जेंटली, बड़े आराम से. और ये भी बहुत अच्छी फीलिंग है कि स्पेस में जहाँ पर वो तैर रहे हैं उसे धीरे धीरे तैरते रहना हमेशा के लिए. टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और ऐसा लगता है कि किसी की बड़ी ही कोमल, बड़ी ही सॉफ्ट जो बाहें हैं वो मुझे घेरे हुई हैं, मुझे अपने में लिए हुई हैं. जैसे कि जो माँ की सॉफ्ट बाहें होती हैं, कोमल बाहें होती हैं, उसकी गोदी होती है, वैसे ही. और वो कहते हैं कि अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे स्लीप यानी सोने को जाना चाहिए. आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल. और उन्हें लगा कि वो फॉरगेटफुलनेस, ऑब्लिवियन मतलब फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना चीज़ों को, उसकी तरफ चले जा रहे थे, और जो लाइफ का कर्टेन था यानी लाइफ का पर्दा था वो गिर गया. The next I remember, I was lying on my stomach beside the pool vomiting. The chap that threw me in was saying, "But I was only fooling. Someone said the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room." अब लेकिन अब जब उन्हें होश आया तब उन्हें ये याद है कि वो पूल के बगल में अपने स्टमक पर ऐसे लेटे हुए, स्टमक के बल यानी उल्टे लेटे हुए थे, और वॉमिट कर रहे थे, यानी कि उल्टी कर रहे थे, जो पानी गया होगा उसकी उल्टी कर रहे थे. और जो चैप था यानी जो लड़का था जिसने उन्हें फेंका था, वो कह रहा था कि मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था. तो किसी ने उसके रिप्लाई में, जिन्होंने भी बचाने का काम किया होगा राइटर को, वो कहते हैं जिन्होंने उन्हें बचाया था, कोई भी होगा आसपास, उसने बोला कि जो बच्चा था ये लगभग मर गया था, और उन्होंने कहा कि चलो अब ठीक है, इसको लॉकर रूम में ले जाते हैं. Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. और कई घंटों बाद मैं घर पे गया, मतलब उन्हें ठीक भी किया गया होगा, बैठाया गया होगा, और वो बहुत कमज़ोर और काँप रहे थे, कमज़ोर फील कर रहे थे, बहुत काँप रहे थे, और बहुत काँप रहे थे, रो रहे थे, और जब वो अपने बेड पर लेटे तब भी वो रोते और काँपते रहे.
और उस रात को वो कुछ खा नहीं पाए। इतना डर बैठ गया था उनके दिमाग के अंदर, दिल के अंदर, कि वो उस रात कुछ खा भी नहीं पाए। और कई दिनों तक एक हॉन्टिंग फियर, एक हमेशा भटकने वाला फियर उनके दिल में बैठ गया। और थोड़ा सा भी कुछ अपसेट करने वाली चीज़ या फिर कुछ भी उन्हें फ़ोर्स लगानी पड़ती है, एक्सर्शन मतलब थोड़ा फोर्सफुल कुछ काम करना, या फिजिकल या मेंटल, तो उससे वो अपसेट हो जाते, दुखी हो जाते, नाराज़ हो जाते। और उससे उन्हें जो उनकी घुटने थे, नीज़ थी, उनमें वॉबली यानी कि अनस्टेबल फील होता, कमज़ोर फील होता, और ऐसा लगता है उनके पेट में उन्हें बीमार फील हो रहा है। मतलब पूरी तरह उनकी हालत बिगड़ चुकी थी इस इंसिडेंट के बाद। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। इसके बाद वो कभी भी पूल पर नहीं गए। उन्होंने सोचा तो था, फर्स्ट पैराग्राफ में ही मैं बताया गया था कि उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं स्विमिंग सीखूंगा, लेकिन अब वो प्लान कैंसिल हो चुका था क्योंकि वो अंदर तक डर गए थे वाटर से। और जब भी वो वाटर को कहीं भी देखते, वहाँ पे उसे अवॉइड ही करते, उसे टाल देते उसके पास जाना। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. And whenever I did, whether I was wading the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. और कई सालों बाद, कुछ सालों बाद, जब मुझे पता चला कैस्केड्स एक झरने टाइप की जगह है, वहाँ के वाटर्स के बारे में, यानी एक वाटर बॉडी के बारे में उन्हें पता चला, और लगा होगा कि बड़ा सुंदर लगा होगा उन्हें देखने में, और वो चाहते भी थे कि वो उसके अंदर जाए। लेकिन जब भी वो कोशिश करते थे उस चीज़ की, और मतलब कोशिश अलग अलग जगह पर करते थे, जैसे कि टेयरटन और बम्पिंग रिवर्स के नाम, किसी वाटर बॉडी में वेडिंग का मतलब होता है किसी वाटर बॉडी में चलकर जाना। तो वेडिंग टिएटन और बम्पिंग रिवर ये वाटर बॉडीज़ थी। और या फिर कभी वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स में वो कभी नहा रहे होते थे। तो तब जब कभी भी वो वाटर बॉडीज़ में प्रेजेंट होते थे, और इन जगहों का नाम आपको याद रखना होगा, ये आंसर को बहुत इम्प्रेसिव बना सकते हैं, तब भी वो हमेशा उस डर से घिरे रहते थे। वो हमेशा उन पर होल्ड बना लेता था वो डर, जो कि पूल में कभी उनको लगा था, और कम्प्लीटली पोजेशन ले लेता था उनका, उन पर काबू कर लेता था, उनको अपने अंडर कर लेता था। और उनके जो लेग्स थे वो पैरालाइज्ड हो जाते थे, और आइसी हॉरर उनको ग्रैब कर लेता था, उनके दिल में बैठ जाता था। ठंडा ठंडा जो हॉरर होता है ना, वो बैठ जाता था। आइसी हॉरर क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो इतना ठंडा होता है कि वो आपको जमा देता है। होता है ना, जब लोग बहुत डर जाते हैं तो अपनी जगह पर बिल्कुल वहीं के वहीं रह जाते हैं, तो इसलिए आइसी हॉरर बोला जाता है। दिस हैंडीकैप स्टेड मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय in canoes on main lakes fishing for landlocked salmon। अब ये वाला जो फियर था, उन धीरे धीरे साल बीते, लेकिन ये वाला फियर उनके संग रहा। ये हैंडीकैप जो वो हो जाते थे, मतलब वो उनका सब कुछ बॉडी वर्क करना बंद हो जाती थी, ये वाली चीज़ उनके संग रही। और वो जगहों के नाम बता रहे हैं, इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सालमन। अब वो फिशिंग के लिए जाते थे तो कैनोज में बैठ के करते थे फिशिंग। कैनोज छोटी छोटी बोट्स होती हैं, और लेक्स के नाम है मेन लेक्स, और वो सैल्मन एक फ़िश होती है। लैंडलॉक्ड मतलब उस पर्टिकुलर जगह में वो पाई जाती है। तो फिशिंग के लिए जाते थे तब भी उन्हें डर लगता था। और bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. अब वो अलग अलग जगहों के नाम बताते हैं, और इससे समझ में आता है कि राइटर बहुत एक अमेरिकन बैकग्राउंड से आते हैं। इस सब से हम ये पता कर सकते हैं क्योंकि सारी जगहों के नाम अमेरिकी हैं। तो न्यू हैम्पशायर में बेस फिशिंग करते थे, वो एक तरह की फ़िश को फ़िश करते थे। ट्राउट फिशिंग दूसरी फ़िश होती हैं, उनको वो करते थे। जगहों के नाम हैं डेस्ट्यूट्स या फिर मेटोलियस ओरेगॉन में। अलग अलग जगहों पे जो चीज़ें थी, कोलंबिया का नाम है, बम्पिंग लेक कैस्केड्स में अभी भी नाम उसका फिर से भी रिपीट हुआ है ये। और जो हॉन्टिंग फियर था वाटर का, इन सभी जगहों पर उन्हें फॉलो करता था। उनकी फ़िशिंग ट्रिप्स को वो पूरी तरह बर्बाद कर देता था, और किसी भी तरह का जो सुख मिलता है, जॉय मिलता है, इन्जॉयमेंट मिलता है उन्हें, बोटिंग कनोइंग कर बोटिंग फिर से उन्होंने बोला है वो, और स्विमिंग कर वो सबको रियूइन कर देता था ये डर। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, बट इट हेल्प मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। Finally, 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim. वो कहते हैं कि मैंने हर तरीका, हर वे ढूंढ लिया ताकि मैं इस फियर पर अपना काबू पा पाऊँ। लेकिन ये फियर इतना गहरा था कि इसने पूरी तरह और बड़े ही कस के अपनी ग्रिप में, अपनी पकड़ में मुझे जकड़ के रखा था। लेकिन 1 अक्टूबर यानी एक किसी साल के अक्टूबर महीने में
किसी मतलब समझ लीजिए अक्टूबर के किसी दिन मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर हायर करूँगा और स्विमिंग सीखूंगा। अब उन्होंने अपने जो फियर था उस पर ही काबू पाने को अपना चैलेंज बना लिया था। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, एन आवर ईच डे। वो एक पूल पे गए और उन्होंने 5 दिन हफ्ते में प्रैक्टिस करना शुरू किया और हर दिन वो 1-1 घंटे यानी हफ्ते में 5 घंटे वो प्रैक्टिस करते थे। द इंस्ट्रक्टर put a belt around me. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. तो कैसे होता था वो पूरी प्रोसेस है। इस जो चैप्टर में ना टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और आपको थोड़ा सा याद करना होगा उनको, लेकिन आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगा लेंगे तो आपके आंसर्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या करते थे, वो 5 दिन करते थे हफ्ते में, और जो इंस्ट्रक्टर था वो उनकी बेल्ट लगा देता था उनके अराउंड, उनके आसपास उनकी कमर पे बेल्ट बांध देता था एक, और जो रोप थी उस बेल्ट से अटैच रहती थी। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं। और फिर वो एक पुली से होती जाती थी। पुली क्या होता है, जब आप गांव में आपने देखा होगा जब पानी निकाला जाता है तो एक चक्री सी लगी होती है ताकि रोप अच्छे से स्मूथली ऊपर नीचे मूवमेंट कर पाए। तो एक पुली लगा हुआ था ऊपर और वो जो रोप थी वो उसी से होकर जाती थी, और एक ओवरहेड केबल लगी हुई थी उससे वो अटैच थी। तो जो ये मतलब ये स्विमिंग हो रही थी, ये थोड़ा सा मतलब होता है ना, इसे स्कैफोल्डिंग बोल देते हैं। जब समझ लीजिए जब बच्चे को साइकिलिंग नहीं आती तब एक ऐसी साइकिल यूज़ करवाते हैं ना, इसमें नीचे सपोर्टिंग व्हील्स लगे होते हैं। तो उसी लेवल पर ये स्विमिंग हो रही थी जिससे उन्हें डर ना लगे और ये एक तरीके की सेफ्टी रहे। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. अब वो समय बीतने को बता रहे हैं और वो रोप को एक तरह से पकड़े रहता था वो इंसान, और वो जो इंस्ट्रक्टर था वो रोप को पकड़े रहता था, और दोनों ही, वो इंस्ट्रक्टर भी उनके साथ बैक एंड फोर्थ जाते थे, यानी आगे पीछे। एक बार पूल को इधर तक कवर किया, फिर लौट कर गए, फिर कवर किया, फिर लौट कर गए, और आवर आफ्टर आवर, घंटे पे घंटे बीतते थे, दिन पर दिन बीतते गए और हफ्ते के हफ्ते बीतते गए। टाइम बीत गया। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. हर ट्रिप पे मतलब जितनी भी बार मैं पूल पे जाता था, जितनी ही बार मैं प्रैक्टिस करने जाता था, थोड़ा सा पैनिक हमेशा मुझे पकड़ने की कोशिश करता था। हर बार जो इंस्ट्रक्टर था वो अपनी होल्ड को रिलैक्स करता था रोप पर, तब मैं अंदर जाता था, यानी वाटर के अंदर जाता था, और पुराना जो मेरा डर था वो फिर से रिटर्न हो जाता था। मेरे जो पैर थे वो फ्रोज हो जाते थे, जम जाते थे अपनी जगह। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक, और 3 महीने बाद ये जो टेंशन थी ये धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। स्लैक मतलब ढीली पड़ने लग जाना। Then he taught me to put my face under water and exhale, and to raise my nose and inhale. I repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went under the water. उसके बाद जब 3 महीने बीतने पर ये चीज़ें, उनके डर जो था वो ढीला पड़ने लग गया, जो टेंशन थी वो ढीली होने लग गई, तब उस इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखाया क्या, कि अपना फेस अंदर रखो वाटर के और एक्सहेल करो, यानी सांस छोड़ो। और क्या सिखाया कि रेज माय नोज़, यानी नोज़ को ऊपर उठा के इनहेल करो, ऐसे ऊपर सांस लेना फिर नीचे एक्सहेल करना, ये उन्हें सिखाया। सांस अंदर बाहर करना नोज़ और मुँह से। और इस एक्सरसाइज को उन्होंने कईयों बार, 100 से भी ज़्यादा बार रिपीट किया, और धीरे धीरे कर वो जो पैनिक था, वो जो डर था, टेंशन थी, वो शेड होने लग गई, कम होने लग गई। और वो टेंशन कब आती थी उनको, पहले जब वो वाटर में अपना हेड अंदर डालते थे, यानी पूरी तरह जब वाटर के अंदर होते थे, वो वाली टेंशन अब कम होने लग गई है। Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. For weeks, I did just that. At first, my legs refused to work, but they gradually relaxed, and finally, I could command them. तो धीरे धीरे कर ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप, वो जितनी भी चीज़ें थी जो पहले उन्होंने डिस्क्राइब की थी कि डर लगने पर उन्हें क्या क्या होता है, वो कुछ भी कर नहीं पाते थे, सांस नहीं ले पाते थे, तो उस चीज़ को उन्होंने टैकल किया। जैसे ही वो अंदर मुँह डालते थे अपना वाटर में, तभी तो उनको डर लगता था, तो सबसे पहले उन्होंने वो टैकल किया, यानी सांस लेना सीखो। अब दूसरे स्टेप पर वो कैसे आए कि पूल के साइड पर वो उन्हें पकड़ लेते थे, पकड़े हुए हैं, वो सपोर्ट है उनके पास, और कहते थे कि लेग्स को किक करो पानी के अंदर, क्योंकि आपको ध्यान होगा हमेशा लेग्स उनके फ्रोज हो जाते थे, आर्म्स और लेग्स, तो उन लेग्स को हमेशा उनसे किक करवाया जाता था। और हफ्तों के लिए केवल उन्होंने वही किया। और शुरू में तो जो लेग्स थे वो मना कर देते थे काम करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स होने लग गए, उनमें शांति आने लग गई, और वो अपना काम, यानी लेग्स का जो काम है तैरने का, वो करने लग गए। और धीरे धीरे राइटर को ये समझ में आया कि अब वो अपने लेग्स को कमांड कर सकते हैं। हमारा ब्रेन जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी को कमांड करता है, उसे बताता है कि क्या करना है। तो लेग्स पर जो उनकी ब्रेन की, यानी उनके रीजन, उनकी अंडरस्टैंडिंग की जो होल्ड थी, वो फिर से आ गई, यानी वो जीत रहे हैं। Thus, piece by piece, he built a swimmer.
and when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. In April, he said, "Now you can swim. Dive off and swim the length of the pool. Crawl stroke." और धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में उन्होंने क्या बनाया, एक स्विमर को बना दिया उन इंस्ट्रक्टर ने। और जब उन्होंने कह रहे हैं ना पीस बाय पीस, यानी हर पीस को एक जगह सही से फिट कर दिया, परफेक्ट हो गया हर पीस, तो उन्होंने उन्हें एक साथ रखा और एक पूरे होल में यानी एक पूरा स्विमर बन गया था। वो इंसान यानी हमारा राइटर एक पूरा स्विमर बन चुका था, थोड़ा थोड़ा कर। अप्रैल में, अक्टूबर से ये बात शुरू हुई थी, अप्रैल में उन्होंने कहा, इंस्ट्रक्टर ने उनसे कहा कि अब तुम स्विम कर सकते हो और डाइव कर लो और पूल की पूरी लेंथ को अपने आप स्विम करो। क्रॉल स्ट्रोक एक तरह का स्विमिंग होती है, स्विमिंग स्टाइल होती है जिसमें कि पेट के बल लेट का जो बेसिक आपने देखी होगी वही क्रॉल स्ट्रोक होती है। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और मैंने वो किया, पूरा कर लिया अपना टास्क, और इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड मतलब इंस्ट्रक्टर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। आई ट्राइड इट, आई swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror would return, but now I could frown and say to that terror, "Trying to scare me, huh? Well, here's to you. Look," and off I'd go for another length of the pool. लेकिन मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अभी भी मैं सोचता था कि क्या अभी भी मुझे डर लगेगा बुरी तरह जब मैं अलोन होऊंगा, अकेला होऊंगा पूल में। मैंने उसे भी ट्राई किया और मैंने पूरी जो लेंथ थी पूल की उसे अप एंड डाउन यानी इधर से लेकर उधर तक पूरा कवर किया तैर कर। और जो टाइनी वेस्टेजेस यानी पुराने जो डर थे उसके थोड़े थोड़े टुकड़े, वेस्टेजेस मतलब टुकड़े बचे कुचे, वो आते थे वापस। लेकिन अब मैं मुंह बनाकर फ्राउन कर कर उससे बोलता था कि अच्छा तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो टेरर, लेकिन देखो मैं क्या कर रहा हूँ। और वो फिर से पूरा पूल लेंथ पूरी उसकी ट्रैवल करते थे स्विम कर कर। This went on until July, but I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left, so I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island, and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. वो बता रहे हैं कि अब भी लेकिन उन्हें लगता था कि जब मैं वाटर बॉडीज़ में करूँगा जुलाई तक उन्होंने ये किया था। यानी अप्रैल में उनको इंस्ट्रक्टर जैसे छुट्टी मिल गई थी, मई जून जुलाई इन 3 महीने तक उन्होंने फिर से अपना अकेला जो प्रैक्टिस थी वो की। और लेकिन अभी भी वो श्योर नहीं थे कि टेरर ने उन्हें पूरी तरह छोड़ा है कि नहीं। इसलिए वो कहाँ गए, लेक वेंटवर्थ जो कि न्यू हैम्पशायर में है वहाँ पर गए और उन्होंने एक जो किनारा था वहाँ से डाइव कर दिया। कहाँ पर, जो कि ट्रिग्स आइलैंड पर था वो। और उन्होंने क्या किया, 2 माइल्स स्विम किए। 2 माइल्स यानी बहुत लंबा डिस्टेंस होता है। जो स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक यानी ट्रिक्स आइलैंड से लेकर उन्होंने स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक स्विम किया। और उन्होंने कौन कौन सी स्टाइल करी, क्रॉल किया, बी स्ट्रोक किया, साइड स्ट्रोक किया एंड बैक स्ट्रोक किया। Only once did the terror return. When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. And the old sensation returned in miniature. I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" It fled and I swam on. और उन्होंने जब वो मिडिल ऑफ द, लेकिन एक बार केवल इस सब में टेरर जो था वो रिटर्न हुआ था, यानी फिर से लौट कर आया था। जब वो लेक के बीचों बीच थे तब उन्होंने अपना मुंह अंदर डाला उसके और उन्होंने देखा कि बिना किसी बॉटम वाला एक वाटर था, क्योंकि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं तो उनका जो नीचे का सरफेस होता है वो तो दिखता नहीं है, उनकी तरी तो दिखती नहीं है। तो उन्होंने देखा कि कोई बॉटमलेस वाटर है। जो ओल्ड सेंसेशन थी वो वापस लौट कर आ गई, छोटे फॉर्म में, मिनिएचर फॉर्म में, उतनी बड़ी नहीं थी वो। लेकिन फिर जो राइटर थे उन्होंने हंसा और कहा कि मिस्टर टेरर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे संग क्या कर सकते हो। और फिर वो उन्हें छोड़कर चला गया, भाग गया और वो स्विमिंग करते रहे। Yet I had residual doubts. At my first opportunity, I hurried west, went up the Tieton to Conrad Meadows. Yet I had residual doubts. At my first opportunity, I hurried west, went up the Tieton to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. The next morning, I stripped, dived into the lake, and swam across the other shore and back, just as Doug Copron used to do. अब जो राइटर है वो बोलते हैं कि फिर भी मेरे मन में कुछ बचे कुचे रेसिडुअल डाउट्स थे मेरे मन में। और मैंने क्या किया, जब भी पहली अपॉर्चुनिटी, पहला मौका पड़ने पर मैं वेस्ट की तरफ गया, कंट्री के वेस्ट की तरफ गया। फिर वो पूरा बताते हैं कि कैसे कैसे कहाँ जाकर वो अपनी मंजिल तक पहुँचे। टियरटन टू कॉनराड मेडोज़, वो पहले टियरटन गए, फिर कॉनराड मेडोज़ गए, फिर कॉनराड क्रीक ट्रेल पे गए और फिर मेयर्ड ग्लेशियर।
या फिर मीड ग्लेशियर पे गए और फिर कहाँ पे कैंपिंग शुरू की, हाई मेडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, यहाँ पे उन्होंने कैंपिंग शुरू की। अगली सुबह उन्होंने स्ट्रिप्ड यानी कपड़े उतारे अपने और डाइव कर लिया लेक के अंदर एंड स्वेम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक, दूसरा जो किनारा था वहाँ तक वो स्विम कर कर गए और फिर से लौट कर आए, कैसे जैसे डॉग कॉपरॉन जाता था, यानी कि एक स्विमर रहा होगा उसी की तरह वो भी तैर कर जाते थे, डग कॉपरॉन की तरह। I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. और जब उन्होंने ये पूरा कर लिया तो वो खुशी से चिल्लाए और गिलबर्ट पीक जो थी यानी यहाँ पे माउंटेन्स थे, उन्होंने उनकी जो जॉय की चिल्लाहट थी उसे एको किया, वो गूंज उठी और उन्होंने अपने जो फियर था, वाटर का डर था, उस पर काबू पा ली, विजय पा लिया, पाली। The experience had a deep meaning for me as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. पहले उन्होंने कहा था कि जिन्होंने इस टेरर को महसूस नहीं किया वो नहीं समझ पाते, जब वो पूल वाली बात बता रहे थे। अब वो कहते हैं कि इस फीलिंग को, इस एक्सपीरियंस को का जो डीप मीनिंग है, गहरा मतलब है, वो केवल वही समझ सकता है जिसने कि एक बहुत डार्क टेरर से जूझा हो जो और फिर उस पर विजय पाई हो, वही मेरे एक्सपीरियंस को अप्रिशिएट कर सकता है। इन डेथ देयर इज़ पीस, देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। और वो कहते हैं कि डेथ में तो पीस है, मर जाने में शांति है, लेकिन टेरर कहाँ है? फियर ऑफ डेथ में, मर जाने के डर में असल टेरर, असल आतंक रहता है। और आपको ध्यान होगा जब पूल में वो बेहोश हो रहे थे, उन्हें पीसफुल लग रहा था, यानी वो एक तरीके से मरने की तरफ जा रहे थे, तो सब कुछ पीसफुल हो गया था। लेकिन उससे पहले जो मरने के डर होते हैं, तरह तरह के डर होते हैं हमारे अंदर, वो हमें हमारा जीना मुश्किल कर देते हैं। और रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, उन्होंने यही कहा था कि फियर से ही केवल हमें डरने की ज़रूरत है, डर से ही डरने की ज़रूरत है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया था क्या, सेंसेशन ऑफ डाइंग, यानी मरने को भी मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा फील कर लिया था, और ये जो और वो टेरर भी मैंने महसूस कर लिया था जो उससे पहले होता है, जो आतंक आता है और जो किस तरह का डर वो तुम्हारे अंदर बना सकता है। और इससे क्या हुआ कि जो मेरे अंदर जीने की इच्छा थी, विल टू लिव थी, वो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वो बढ़ती चली गई। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। अंत में मुझे ऐसा लगा कि कहीं से मुझे रिलीज़ कर दिया गया हो, मुझे आज़ादी मिल गई हो और मुझे ट्रेल्स और इन रास्ते और पीक्स को चढ़ने का जो मतलब एक फ्रीडम थी वो मिल गई। मैं आज़ाद फील कर रहा था और मैंने अपने सारे फियर को आज़ादी के साथ साइड में रख दिया। तो ये था विलियम डगलस द्वारा रिटन ऐसे डीप वाटर। अगर आपको इस वीडियो से इस चैप्टर को समझने में हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पोएम प्रोज सेकेंडरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अपने 12th बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए अप टू डेट रहें। कमेंट कर बताएं कि आगे कौन से टॉपिक्स पर मुझे इस चैनल पर वीडियो बनाने चाहिए। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ।